हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो साइंस का हमारा टॉपिक लेसन नंबर 2 का चल रहा था मानव तंत्र, उसके हमने 4 पार्ट श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और रक्त और परिसंचरण ये टॉपिक किए। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो लेकर चलते हैं हम जनन तंत्र। कौन सा चलते हैं? जनन तंत्र। देखिए, सबसे पहले इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनन क्या होता है। ठीक है, जनन क्या होता है। आपने जो जनन तंत्र होता है मुख्य रूप से अगर कहें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जीव में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नर और एक होती है मादा। ठीक है, 2 होते हैं। नर से मतलब इसका तो जो नर का तंत्र होता है वो तो होता है नर जनन तंत्र। क्या होता है? नर जनन तंत्र। और जो मादा होती है वो होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये 2 चीजें आपने देखी। तो यहां पर बात आ रही है कि जनन है क्या। जैसे उत्सर्जन में उत्सर्जन क्या है, पाचन पढ़ा तो पाचन क्या है। सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है कि जनन यहां क्या है। तो देखिए, जनन से तात्पर्य होता है कि जीवों के द्वारा अपने ही समान जब संतति को उत्पन्न करते हैं तो वो ही क्रिया कहलाती है जनन। आगे बात समझ में? यानी कि जब नर और मादा अपनी संतति, जैसे अगर मानव की बात करें तो उनकी संतति मानव, पशुओं में अगर बात करें गाय है, भैंस है या और भी जो जीव जंतु होते हैं वो अपने ही समान जब संतति को उत्पन्न करते हैं, यानी कि जैसे कि बच्चा जो होता है वो प्रक्रिया क्या होती है? जनन होती है। ठीक है, और इसीलिए जो नर होता है उसका तो होता है नर जनन तंत्र और जो मादा होती है वो होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब नर जो होता है और मादा होती है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि नर से तो आते हैं शुक्राणु। क्या आते हैं? शुक्राणु। और जो मादा होती है इसमें उपस्थित होते हैं अंडाणु। ठीक है, और जब इन दोनों का संलयन होता है तो क्या होता है? जनन। जब इन दोनों के मध्य क्या होता है? जनन प्रक्रिया, यानी कि संलयन। क्या? संलयन जब होता है तो क्या बन जाता है? भ्रूण का निर्माण, यानी कि वो क्या कहलाएगा? नई संतति की उत्पत्ति। किस किस से? मानव के द्वारा आने वाले शुक्राणु और मादा के द्वारा उपस्थित अंडाणु। जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं, या संलयन की जो क्रिया होती है उससे ही भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि जीव का निर्माण होता है। तो ये तो हमने पढ़ा जनन। इसमें 2 होते हैं, नर जनन, मादा जनन, और ये हमने पढ़ा कि कैसे इनका संलयन होता है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखनी है कि जो मानव का नर जनन होता है, यानी कि जो नर होता है उसके अंदर केवल और केवल एक हार्मोन का स्राव होता है। कितने का होता है? एक हार्मोन का स्राव होता है, और वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये होता है नर जनन हार्मोन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मादा होती है उसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं। मादा में कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 प्रकार के हार्मोन किसमें पाए जाते हैं? मादा के अंदर। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नर के अंदर कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। मादा के अंदर कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन होते हैं, जब ये हार्मोन विकसित हो जाते हैं उसके बाद ही कौन सी प्रक्रिया चालू होती है? जनन की प्रक्रिया चालू होती है। यानी कि अब यहां से हम क्या करते हैं कि जनन के लिए परिपक्व कब होते हैं? कि आपने देखा होगा कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी विवाह की एक उम्र निश्चित होती है। क्या है? जैसे कि 18 वर्ष और 21 वर्ष, लड़की की 18 और लड़के की 21। क्यों? उसका कारण यही होता है क्योंकि जो शरीर होता है हमारा, अगर इससे पहले जनन की अगर प्रक्रिया होती है तो पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और जो आने वाला बच्चा है या वो कुपोषण का शिकार होगा, नहीं तो गर्भकाल के अंदर क्या होती है? जो माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है उसकी अल्पकालिक मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस उम्र पर, इससे कम उम्र पर जो जनन अंग होते हैं
शरीर के, उनका पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो खुद ही अभी कौन सी कैटेगरी में है, बच्चों की कैटेगरी में। इसीलिए 18 और 21 वर्ष होती है। और लगभग 13 से 14 वर्ष जब लड़कियों की उम्र होती है तो उनके अंदर रजोधर्म, जिसको बोलते हैं ऋतुस्राव, क्या ऋतुस्राव का होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि पीरियड्स जो होते हैं वो आना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब ये पीरियड्स आना प्रारंभ होते हैं उस समय जो मादा होती है वो जनन करने के लिए क्या होती है, बिल्कुल तैयार, यानी कि भ्रूण का निर्माण करने के लिए या जनन की क्रिया के द्वारा बच्चे का निर्माण करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, तो मादा के अंदर अंडाणु और नर के जब शुक्राणु संलयन की क्रिया करेंगे तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ऋतुस्राव यानी कि कब और कौन सी उम्र पर होता है। ठीक है, यानी कि वो किशोरावस्था में परिवर्तन। और नर के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है, दाढ़ी मूंछों का जैसे आना है, ये सब परिपक्वता यानी किशोरावस्था की ओर बढ़ने के कदम होते हैं। क्योंकि बच्चा जब होता है शुरू में तो ये तो है नहीं कि होते उसके दाढ़ी मूंछ वगैरह होती हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जब किशोरावस्था में कदम रखेगा, धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे वृद्धि करेगा तो उसके शरीर में उपस्थित जो हार्मोन होते हैं वो स्वतः ही काम करने। जैसे एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, और ये पाया दोनों में जाता है। किसके अंदर? नर में भी पाया जाता है और मादा में भी पाया जाता है। किसमें? नर व मादा दोनों में। लेकिन शुरू में तो ये दोनों में बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे जो मादा होती है वो ग्रोथिंग करती है, उम्र जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाती है तो ऑक्सीटोसिन अपना कार्य तेज करने लग जाता है, यानी कि विकसित होने लग जाता है। जिनसे यानी कि ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है? दुग्ध का स्त्राव करना। आपने देखा होगा कि कभी कभार अपने पशु, जैसे दूधारू पशु होते हैं, वो दूध नहीं देते, जिनको अपन देसी भाषा में बोलते हैं कि ये पावसना। ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाता है? इसी ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यही ऑक्सीटोसिन मादा के अंदर क्या होता है कि धीरे 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 वृद्धि करता है, और नर के अंदर ये क्या हो जाता है? वृद्धि नहीं करता, जबकि मादा में करने लग जाता है। इसीलिए जो स्तन होते हैं, क्या स्तन, उसका क्या होता है? विकास हो जाता है, जबकि नर के अंदर इनका विकास नहीं हो पाता। काफी बार कोई ऐसे भी होता है कि कुछ औरतें, उनके भी दाढ़ी मूंछ, तो दाढ़ी मूंछ से तात्पर्य क्या होता है कि उनके अंदर जो नर हार्मोन है वो कुछ मात्रा के अंदर क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। और किसी के स्तन नर के भी हो सकते हैं हल्के, लेकिन उसमें क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन है वो क्या हो जाता है? स्रावित हो जाता है। तो ये तो आपकी बेसिक बात रही। अब हम एक एक अंग को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लें जनन तंत्र के अंदर नर जनन तंत्र की, कि नर जनन तंत्र क्या है। जनन की प्रक्रिया आपको समझ आ गई। हार्मोन्स मैंने आपको बता ही दिए कि कौन कौन से हार्मोन इनके अंदर पाए जाते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। किसकी करते हैं? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, देखिए नर जनन जो तंत्र होता है इसके अंदर जो अंग पाए जाते हैं, तो इसके प्राथमिक, नर जनन का प्राथमिक जो लैंगिक अंग होता है, कौन सा? प्राथमिक लैंगिक अंग, वो कौन सा होता है? प्राथमिक जो लैंगिक अंग की क्रिया होती है मानव के अंदर होती है, तो जो प्राथमिक लैंगिक जनन होता है वो नर के अंदर होता है वृषण। कौन सा होता है? वृषण होता है। यानी कि यहीं पर ही किसके अंदर? वृषण। कौन सा होता है? वृषण होता है। इस वृषण के अंदर ही जो शुक्राणु होते हैं, क्या? शुक्राणु जो नर में, उनका निर्माण वृषण के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये तो होगा प्राथमिक। अब बात करें द्वितीयक लैंगिक अंग। ये तो प्राथमिक लैंगिक अंग नर का क्या है? वृषण होता है, और ये जो वृषण होता है यहीं पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम इसके द्वितीयक लैंगिक अंगों की। कौन से? द्वितीयक जो लैंगिक अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं किसके अंदर? नर में। सबसे पहला जो होता है द्वितीयक लैंगिक अंग वो होता है कौन सा? वृषण कोश। कौन सा होता है? वृषण कोश। ये पहला अंग होता है। ठीक है,
कहने का मतलब कि वृषण कोश के अंदर वृषण उपस्थित होते हैं और ये शरीर से बाहर मुक्त अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य बाहर पाए जाते हैं। और जो हमारी जांग होती हैं, ठीक है, नर के अंदर, उनके मध्य स्वतंत्र अवस्था में, किसमें? स्वतंत्र अवस्था के अंदर ये लटके हुए होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो? वृषण। ठीक है, और जो वृषण कोश है यहीं पर ही इनका निर्माण हो गया और ये यहीं पर ही किसका निर्माण करेंगे? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, जो किससे संलयन करता है? मादा के अंडाणुओं के साथ संलयन की क्रिया करता है। और इसी वृषण कोश में इसका जो मेन कार्य होता है, मैंने आपको बता दिया, दो कार्य हैं। पहला कौन सा? शुक्राणु का निर्माण। दूसरा, ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। हमारा तापमान नियंत्रण भी इन्हीं के कारण होता है। तो ये द्वितीयक लैंगिक अंग था वृषण कोश। अब वृषण कोश के बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है द्वितीयक अंग, वो आता है हमारा शुक्रवाहिनी। कौन सा आता है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। अब देखो, मैंने आपको बताई वाहिनी से मतलब क्या होता है? नली का। और शुक्र आपने यहां से आया शुक्राणु से, यानी कि शुक्राणुओं को ले जाने वाली वाहिका क्या होती है? शुक्राणु। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी क्या करती हैं? बनने वाले, यानी कि शरीर के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं, उन शुक्राणुओं को आदान प्रदान, लाने ले जाने का कार्य कौन करती है? शुक्रवाहिनी करती है। ठीक है, और ये शुक्रवाहिनी किसमें होती है? नरजनन तंत्र के अंदर ही पाई जाती है। ये अभिन्न अंग होती हैं। अगर शुक्रवाहिनी हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा कि जो शुक्राणु होते हैं वो आगे तक पहुंचने में दिक्कत आती है। और ये वृषण और अधिवृक्क, कौन कौन से? वृषण व अधिवृक्क जो ग्रंथियां होती हैं, अंग होते हैं, उन दोनों के बीच में उपस्थित होती है। ठीक है, और ये यहां पर आकर के जो शुक्रवाहिका होती है उसके साथ में जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये होती है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के बाद इसका जो अगला अंग है वो होता है शुक्राशय। कौन सा होता है? शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय। अब देखिए, शुक्राशय का मतलब जहां पर जो शुक्राणु होते हैं उपस्थित होते हैं और शुक्रवाहिनी उनको ले जाने का कार्य करती है। तो इस शुक्राशय में वृषण कोश के अंदर जिन शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो शुक्राशय में आकर के एकत्रित होते हैं। ठीक है, और शुक्रवाहिनी उनको आदान प्रदान का, यानी कि वो शुक्राशय से जुड़, यानी कि एक पार्टीशन उसका किससे जुड़ा होता है? वृषणों से, अधिवृक्क ग्रंथि से लेकर के, और कहां तक टच होती है? शुक्राशय तक जुड़ी होती है। और इसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं, जिन शुक्राणुओं का हमारे शरीर में निर्माण होता है, वो सब किसके अंदर पाए जाते हैं? शुक्राशय में। और ये इसकी जो संरचना होती है, दो जो स्रावी ग्रंथियां होती हैं ना, दो स्रावी जो थैलियां होती हैं, उनकी जैसी इसकी संरचना होती है। किसकी? शुक्राशय की। दो स्रावी। आपने सुना होगा स्रावी का मतलब क्या होता है? स्रावी का मतलब होता है कि उसको रिलीज करना, छोड़ने वाली जो ग्रंथियां होती है वो, उसकी जैसी आकृति होती है किसकी? शुक्राशय की। और शुक्राशय की क्या विशेषता होती है? ये प्रोटेस्ट ग्रंथि के पास और जो मूत्राशय होता है उसके बिल्कुल नीचे क्या पाया जाता है? शुक्राशय पाया जाता है। ठीक है, शुक्राशय के बाद अगला जो पार्ट आता है द्वितीयक लैंगिक अंग का, वो पार्टीशन है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या आता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, इन दोनों के अंदर शुक्राणुओं को निर्माण, शुक्राणुओं का आदान प्रदान, ये सब होता है। और ये जो ग्रंथि होती है गोलाकार होती है, सख्त होती है, और आपने अखरोट देखा है, उसकी जो बीज होता है उसकी जैसी आकृति में प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है।
और इसी ग्रंथि के द्वारा ये बोमेन संपुट यानी कि जो मजबूत संपुट होते हैं उनसे ढकी हुई रहती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ये जो शुक्राणु होते हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, कौन से शरीर के अंदर? केवल और केवल नर जनन तंत्र के अंदर, मादा में नहीं होते। पूरे जीवों की बात हम नहीं कर सकते, केवल नर जनन की बात करते हैं। तो जो नर जनन के शुक्राणु होते हैं उनको आदान प्रदान करने में यानी कि लाने ले जाने में अहम योगदान निभाती है। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो यहां सीधी सी बात हम इससे पूरा ये समझे कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु उपस्थित होते हैं और जो शुक्राणु होते हैं वो जब मादा के संपर्क में आते हैं तो वहां से क्या होता है? संलयन होता है, जनन की क्रिया होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण का निर्माण होने के बाद वो अपने ही समान दूसरी संतति को जन्म देते हैं, वो ही कहलाती है जनन और नर जनन तंत्र। थैंक यू।